नमस्कार फ्रेंड्स, सीएस ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन देखे थे, परिभाषा देखे थे और रासायनिक अभिक्रिया के गुण देखे थे। तो आज हम लोग लेक्चर 2 में रासायनिक समीकरण को अध्ययन करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। लेक्चर नंबर 2 है, देखिए, रासायनिक समीकरण, जिसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को हिंदी में क्या कहा जाता है? केमिकल इक्वेशन, राइट। परिभाषा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक को, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं, उसका एकदम छोटा यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के संक्षिप्त निरूपण या संक्षिप्त रूप को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। या दूसरे स्टाइल में भी आप परिभाषा दे सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बने प्रतिफलों को रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण ही आपको क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक यानी सिंबल जो संकेत होता है, जैसे यदि हम जल की बात करें या हाइड्रोजन की बात करें, जैसे जल की बात करेंगे, अब जल का जो संकेत होता है वह H2O होता है। या हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिक रूप में क्या लिखना होगा? H लिखना होगा, ठीक है। ये हुआ इसका सिंबल और सूत्र यानी फॉर्मूला। जैसे ये जल का क्या है? सूत्र है, फॉर्मूला है H2O। जल का सूत्र क्या आता है? H2O। जैसे आपका साधारण नमक हो गया, साधारण नमक, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो ये हुआ संकेत और सूत्र हुआ, के माध्यम से संक्षिप्त और सरल प्रदर्शन यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। मीन्स आप एक लाइन में बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं बने प्रतिफलों को रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको मैग्नीशियम रिबन है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन है। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया गया। मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में क्या हुआ? जलाया गया। ये जो आप दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। जब इसको हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है। कैसा फ्लेम के साथ जलेगा? व्हाइट फ्लेम के साथ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद इसका फ्लेम कैसा होता है? श्वेत होता है। हम प्रयोग करके अभी आपको दिखाते भी हैं। देखिए, ये जो हमारे पास जो है मेटल है, ये मैग्नीशियम रिबन का है। ये कुछ इस प्रकार से, इस तरह से आता है। अब इसको हम जला के दिखाते हैं कि आपको सही में ऐसा फ्लेम आता है या नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं, इसका बहुत तगड़ा फ्लेम होता है और बहुत व्हाइट। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जल रहा है। सेम ऐसा ही फ्लेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। ये चकाचौंध लाइट के साथ जलता है। मीन्स यहाँ पे अभी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। तो इसको अब हम लोग किस प्रकार से संकेत के रूप में लिखेंगे वो आपको दिखाते हैं। तो आप देखिए, इस प्रकार से पूरा धुआं धुआं हो गया। इसके ऊपर कुछ काला काला सा आपको दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर जल और वायु का प्रभाव है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ये जंग लग जाने के कारण या इसके ऊपर अवांछनीय पदार्थ जब जम जाता है तो ये जलने में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इसको जलाने से पहले साफ कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन भी है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ कर दिया जाता है, क्यों? तो मैग्नीशियम रिबन जो है क्रियाशील धातु होता है। ये वातावरण से मॉइस्चर और ऑक्सीजन की उपस्थिति में सहयोग करके अपने ऊपर एक अवांछनीय पदार्थ को जमा लेता है, जिसके कारण इसके जलने में बाधा उत्पन्न होता है। जैसा कि आप वीडियो में देखे भी
इस एक्सपेरिमेंट में कुछ देर जला, उसके बाद बंद हो गया क्योंकि वहां पे जंग लगा हुआ था। थोड़ा सा काला काला सा आप देख सकते हैं, ये परत जो है कहीं कहीं पे काला काला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये जलने में परेशानी हुआ। ठीक है, यहाँ पर जब आप मैग्नीशियम मेटल को जब जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग दहन करते हैं, ये आपको क्या दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अभी जो आप देख रहे थे व्हाइट जो परत आप देख सकते हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट सा जो पाउडर आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। इसका लॉ भी कैसा होता है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर उसका लॉ कैसा होता है, तो क्या बोलना है, श्वेत लॉ के साथ जलती है। अभी हम जला के आपको दिखाए भी। तो मैग्नीशियम, आप देखिए समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण, इसका संक्षिप्त निरूपण है, तो दो तरह से हम देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए हम समझाते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक, ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी जो हम बोल रहे थे मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये तो हुआ भाषा समीकरण हुआ। तब अब इसको हम लोग शब्द समीकरण किए, मतलब थोड़ा और छोटा कर दिए, और इसको आप यदि सिंबल के रूप में लिखना चाहते हैं, ये समीकरण और छोटा हो जाएगा, हम समझेंगे यही Mg। अब देखिए मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg होता है, और ऑक्सीजन का जो संकेत होता है वो O2 होता है। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, मींस MgO, इसी को बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऊपर वाला भी समीकरण है और नीचे वाला भी रासायनिक समीकरण है, दोनों के दोनों रासायनिक समीकरण है। ऊपर में जो लिखा गया है ये आपको शब्द समीकरण होगा, और जो नीचे में जो एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ये आपको सांकेतिक समीकरण हुआ। जैसे हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, ऑक्सीजन, ये बना देता है जल। भाषा क्या है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जल का निर्माण होता है। ये आपका शब्द समीकरण हो गया। क्या हो गया, शब्द समीकरण। अब इसी को सांकेतिक समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको हाइड्रोजन को संकेत द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसका आणविक रूप H2 होता है, राइट। फिर उसी प्रकार से ऑक्सीजन का जो संकेत होगा O होगा और इसका आणविक रूप O2 होगा, राइट। तो ये बना देगा H2O, जल का सूत्र होता है H2O। ये आपको सांकेतिक समीकरण हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों का रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों द्वारा संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। और सारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम तीसरा एग्जाम्पल लेके बताते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मीन्स हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परस्पर क्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। क्या बनाता है दोस्तों, अमोनिया। ठीक है, ये कैसा समीकरण है, शब्द समीकरण। अच्छा, अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। एक से अधिक अभिकारक होगा तो उसे प्लस चिन्ह के द्वारा हम लोग जोड़ेंगे, राइट। उत्पाद भी एक से ज्यादा होगा तो उसको प्लस चिन्ह द्वारा जोड़ते हैं। प्रतिफल या उत्पाद भी एक से अधिक हो सकता है और अभिकारक भी एक से अधिक हो सकता है।
इसी को यदि हम सिंबॉलिक रूप प्रदान करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसका आणविक रूप H2, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, इसका आणविक रूप N2, मीन्स समीकरण बन जाएगा NH3। ये आपका रासायनिक समीकरण हुआ। अभी बोर्ड पे आप जो देख रहे हैं ये सभी के सभी रासायनिक समीकरण है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, मींस कोई भी रासायनिक समीकरण है हम उसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब हम इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो नियम नंबर फर्स्ट, जो अभिकारक जो होता है, अभिकारक को हमेशा रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। LHS मींस बाईं ओर, यानी तीर चिन्ह के पीछे लिखेंगे। प्रतिफल या उत्पाद होगा उसको हमेशा तीर चिन्ह के आगे की तरफ लिखेंगे, यही रूल्स होता है। यदि अभिकारक की संख्या एक से अधिक है तो उसे प्लस चिन्ह, जोड़ के चिन्ह से सूचित किया जाएगा, यदि बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाएगा। यदि प्रतिफल एक से अधिक है तो उसके भी बीच में जोड़ का चिन्ह दिया जाएगा। जैसे देखिए नियम नंबर फर्स्ट, अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों को हमेशा बाईं ओर यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। दो या अधिक अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगाते हैं, इसी को जोड़ का चिन्ह या प्लस चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा अगला देखते हैं, तीर का निशान यानी दूसरा पॉइंट इधर, अभिकारकों के बाद बनने वाले नए पदार्थों को हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। मींस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो चीज बना उसको हमेशा हम लोग तीर चिन्ह के दाएं तरफ यानी RHS की तरफ लिखते हैं। यदि एक से अधिक प्रतिफल है तो उसमें भी जोड़ का चिन्ह देते हैं। ठीक है, तीर का निशान एरो मार्क्स ये हुआ आपका, ये एरो मार्क्स है। ठीक है, देखिए अभिकारकों और उत्पादकों के बीच के एक तीर का निशान लगाया जाता है। तीर का निशान जो है हमेशा उत्पाद यानी प्रोडक्ट की ओर होता है, जो अभिक्रिया की दिशा बताता है। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कोई अभिक्रिया हो रही है, ये किस ओर हो रही है, आगे हो रहा है या पीछे हो रहा है, इसके बारे में समझाइए। यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं A+B=C+D, यानी ये पीछे का जो चीज है ये आपको अभिकारक है, और जो तीर आगे का चिन्ह जो देख रहे हैं ये आपका प्रतिफल है। तीर के पीछे वाला चीज क्या होगा, अभिकारक, और तीर के आगे वाला चीज क्या होगा, प्रतिफल। यानी इधर जो है हम लोग LHS बोलते हैं और तीर के आगे वाले चीज को RHS बोलते हैं। जो पुराना बुक हुआ करता था उसमें तीर के निशान के जगह पर बराबर का चिन्ह दिया जाता था, इसलिए इसे रासायनिक समीकरण कहा गया। समीकरण का मतलब ही होता है समता का कथन, अर्थात वैसा कथन जो दोनों ओर क्या हो, संतुलित हो, बराबर हो। ठीक है, अब हम लोग एक और उदाहरण से समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे सपोज कीजिए हम फर्स्ट एग्जांपल में A+B यानी दो अभिकारक लिए, यदि दो अभिकारक लेंगे तो क्या हुआ, एक से अधिक अभिकारक में जोड़ का चिन्ह होता है। अब बीच में क्या आएगा, अभिकारक और उत्पाद यानी C+D आपको क्या बना, कोई उत्पाद बना। ये आपका रिएक्टेंट, राइट, रिएक्टेंट्स हुआ, और इधर आपका क्या हुआ, प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो एक से ज्यादा देखिए प्रोडक्ट है तो उसके बीच जोड़ का चिन्ह है यानी धन चिन्ह है, एक से ज्यादा है अभिकारक तो उसके बीच जोड़ का चिन्ह है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले चीज को क्या बोलेंगे, अभिकारक, सॉरी अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद, या इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रतिफल, या इसी को क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल में हम मान लीजिए ये अभिकारक लिए और ये वाला लिए और तीसरा ये वाला लिए। ठीक है, तो अब जो है इधर प्रोडक्ट बन रहा है,
इस प्रकार से, फिर इसे थोड़ा सा बड़ा गोला लेना है, और तीसरा इस प्रकार से लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक ही उत्पाद बन रहा है, तो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह हमें नहीं देना। या मान लीजिए ए, बी और सी तीन अभिकारक है, तो तीनों के बीच जोड़ का चिन्ह देना है। अब इससे जो पदार्थ बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है, वो एक्स बन रहा है, वाई बन रहा है और जेड बन रहा है। ये सभी आपका क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिकारक। अभिकारक, ठीक है। और इधर जो चीज दे रहे हैं इसको बोलेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल या उत्पाद। अब एक से अधिक है तो इसके बीच जोड़ का चिन्ह दिया जाएगा, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा यदि आप नोट करना चाहते हैं तो। जैसे देख सकते हैं, यदि सल्फर का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ तो ये बना देता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। मीन्स ये आपका क्या है? प्रोडक्ट है, और ये क्या है? अभिकारक है। यदि SO2 का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन के साथ होता है, ये बना देता है SO3, जिसको हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, राइट। उसी प्रकार से सोडियम मेटल को यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो ये बना देता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। अभी हम लोग संतुलित और संतुलित पे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रासायनिक समीकरण को समझ रहे हैं, राइट ना। हाइड्रोजन की अभिक्रिया H2 आयोडीन के साथ जब होता है तो ये बना देता है HI, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करता है। उसी प्रकार से क्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ सहयोग करता है, मीन्स हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ सहयोग करता है। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के गैसीय मिश्रण को जब लाइट में रखते हैं, सनलाइट में रखेंगे, तब ये HCl का निर्माण कर देगा। क्या चीज का निर्माण कर देगा? HCl। लेकिन डार्क स्थिति में, अंधेरा में कोई अभिक्रिया नहीं होगा। इस प्रकार से दोस्तों देखें, जितना भी एग्जाम्पल लिए ये सभी रासायनिक समीकरण था। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग मोटे तौर पर डिवाइड करेंगे, संतुलित, असंतुलित, सांकेतिक और शब्द समीकरण, 4 प्रकार से बोलेंगे। रासायनिक समीकरण को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। वैसे तो 2 प्रकार का, संतुलित और असंतुलित, आपके सिलेबस के अनुसार। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? शब्द समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को जब शब्दों द्वारा निरूपित किया जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहेंगे। यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों द्वारा निरूपित किया जाएगा तो उसको संकेतित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु जितना है, प्रतिफल में भी उतना ही परमाणु अणु है, तब इस प्रकार का रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों, सल्फर ऑक्सीजन से सहयोग करके क्या बनाता है? SO2 का निर्माण करता है। अभी ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, हम लोग इस पे बात करते हैं। चलिए आइए चेक कीजिए। तो यहाँ पे सल्फर इधर LHS में, इधर तीर चिन्ह से पिछला जो होता है, पीछे का जो चीज होता है, इसको बाईं ओर कहा जाता है। ये आपका LHS होता है। इधर जो है आपका RHS होता है, ठीक है ना। अब देखिए, LHS में सल्फर 1 है, RHS में सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर अभिकारक में 2 है, उत्पाद में 2 है। मीन्स ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। यदि हम यहाँ पे एक टेबल बनाकर देखें तो सल्फर और ऑक्सीजन किधर? रिएक्टेंट्स में कितना है? इधर 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो आप देखेंगे रिएक्टेंट मीन्स LHS, ठीक है, LHS, और प्रोडक्ट मीन्स RHS। आप देखेंगे यहां भी सल्फर और ऑक्सीजन, ये 1 है, इधर 2 है। ये इस तरह के समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण बोलेंगे। अब नीचे में बैलेंस इक्वेशन, नीचे में देख लीजिए SO2 + O2। इधर आपको सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है। इधर ऑक्सीजन आपको 2, 2, 4 है, जबकि इधर ऑक्सीजन 3 है। मीन्स ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ।
और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है। तब इसको बैलेंस करने के लिए हमें 2 लगाना होता है। यहाँ पर देखेंगे, यदि आप यहाँ पे सम संख्या में 2 से गुना कर देते हैं तो ऑक्सीजन आपको 3 दूना 6 और सल्फर 2 हो जाता है। इधर सल्फर 1 है तो इधर भी आप 2 लगा देते हैं, सल्फर 2 हो गया। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, 2 दूना 4 और 4 2 6, इधर भी 3 दूना 6 2 मीन्स अब ये भी समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, राइट। अब सोडियम वाला में देखिए, Na2, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, सोडियम इधर 1 है, इधर सोडियम 2 है, मीन्स ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो इसको हम लोगों को संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 है तो यहाँ पर भी उत्पाद की तरफ भी 2 लगाए, अब ये संतुलित हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन संतुलित है। अब किसको चेक करना है, तो सोडियम को, सोडियम कितना है 4 है, यहाँ पर 4 लगा दीजिए, तब ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आपको संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण बोर्ड में पूछता है, इसके बारे में जवाब देना है। ठीक उसी प्रकार से आप अभिकारक में देख सकते हैं, हाइड्रोजन 2 है और प्रतिफल में 1 है, मीन्स असंतुलित रासायनिक समीकरण। इधर भी आप देख सकते हैं अभिकारक में, रिएक्टेंट में आयोडीन 2 है, जबकि प्रोडक्ट में कितना है 1 है, मीन्स ये भी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसी को कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहा जाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण असंतुलित रासायनिक समीकरण को ही कहते हैं। तो सिर्फ आप यहाँ पे यदि 2 लगाते हैं तब ये भी रासायनिक समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। आई होप कि आप रासायनिक समीकरण को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण का क्या क्या प्रकार है, दोनों के बारे में आपको हम मेंशन करके बता दिए। फिर से हम बताते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का एक लाइन में परिभाषा लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। या इसी को दोस्तों दूसरे स्टाइल में भी आप लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफल अभिकारकों एवं बने प्रतिफलों को रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों द्वारा संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण के प्रकार में क्या क्या देखे थे, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, शब्द रासायनिक समीकरण और संकेतित रासायनिक समीकरण। 4 प्रकार का रासायनिक समीकरण का आपको हम वर्णन किए, समझाए। हम लोगों को सिलेबस के आधार पर 2 ही पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसलिए आप भाषा बनाकर लिख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, तो तब लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो नीचे वाले दोस्तों देखिए, ये भी आपको बैलेंस नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये परमाणु रूप दे दिए, इसका अनुरूप में Cl2 होगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, तो ये भी रासायनिक समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, अभी जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको अभी जस्ट बताए थे। अभिकारक और प्रतिफल दोनों में परमाणु या अणु क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि दोनों में समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर अभिकारक है, अभिकारक में सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, प्रतिफल में देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, मीन्स ये क्या हो गया, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है ना। और यहाँ नीचे आगे देखिए फिर से, वो समीकरण जिसके दोनों ओर मतलब LHS और RHS, अभिकारक और प्रतिफल, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन सहयोग करके H2O का निर्माण करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 दूना 4, यहाँ भी 2 से गुना होगा, मीन्स इधर भी हाइड्रोजन किधर कितना है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 दूना 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो ये समीकरण आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया, क्योंकि 2 से इस O में भी गुना है, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे।
असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, या इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहा जाता है, ढांचा समीकरण या कंकाली। स्केलेटल का मतलब होता है कंकाल, जैसे हमारे शरीर के अंदर भी कंकाल है, उसके बाद मांस है, ठीक है ना, ये हमारे शरीर को संरचना प्रदान करता है। तो वह समीकरण जिसके दोनों ओर मींस अभिकारक और प्रतिफल दोनों में प्रत्येक तत्व के परमाणु एक समान नहीं होगा तो उसी को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे इसी को आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, जबकि प्रोडक्ट में देख सकते हैं उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है जबकि ऑक्सीजन 1 है, मींस ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम सारे रासायनिक समीकरण को अभी लिखे हैं और इसको संतुलित किए हैं, संतुलित और असंतुलित दोनों रासायनिक समीकरण लिखे थे। अब हम लोग आप इस रिएक्शन को नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग समीकरण को संतुलित, चलिए आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है या रासायनिक समीकरण को हम क्यों संतुलित करेंगे, क्या कारण। तो दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में साइंस ऐसा प्रूव कर चुका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक हो या मास हो, द्रव्यमान हो, उसका ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान भाग लेता है प्रतिफल भी उतना ही मात्रा में होता है। इसी को हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ उसका अवस्था बदलेगा, उसका बनावट बदलेगा, उसका रासायनिक केमिकल कंपोजिशन बदलेगा, लेकिन उसके मास में और परमाणु में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी कारण हम लोग कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे या बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन यदि आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं क्यों, या रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है क्यों, तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। हम बोल सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। या एक लाइन में आप इसका जवाब दे सकते हैं, द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, अर्थात अभिकारकों का कुल द्रव्यमान बराबर प्रतिफलों का कुल द्रव्यमान। मींस यदि हम 5 केजी अभिकारक लेते हैं तो उत्पाद भी हमारा कितना होना चाहिए, 5 केजी ही होना चाहिए, तब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, अन्यथा नहीं करता है। आप यहाँ पर कुछ वेट के द्वारा मेजरमेंट भी किया गया है जो आप देख सकते हैं। इधर का जो ये आपको जार जो दिखाई दे रहा है ये अभिकारक को दर्शा रहा है, और इधर जो जार लिखा हुआ है ये प्रतिफल को दर्शा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 100 ग्राम है और यहाँ पर भी देखिए कितना है, 100 ग्राम ही है। अभिकारक भी 100 ग्राम है। ये आपका क्या है, तो भाई रिएक्टेंट है। क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स, राइट। और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष, इसी नियम का पालन करने के लिए हमें और संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस करने की आवश्यक है, ताकि तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो सके। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। केमिस्ट्री को इसी प्रकार से यदि आप पूरा सरल रूप में, छोटे रूप में, सूक्ष्म रूप में और प्रैक्टिकल रूप में यदि आप पढ़ते हैं, ये चीज बहुत कमाल का है और बहुत मजा देता है। केमिस्ट्री मजा देता है। यदि समझ के नहीं पढ़े तो ये आपको सजा देगा, ठीक है। तो मस्ती में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना। संतुलित करने की विधि देखते हैं। संतुलित करने की विधियां भाग 1, मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग पार्ट 1। देखिए, कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। चलिए इसके लिए हम एक पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज लेते हैं, राइट। अब हम देखते हैं इसका क्या क्या भैया मेथड है। चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, N2 प्लस
H2, जैसा कि अभी जस्ट आपने पढ़ा। और इधर क्या बन रहा है NH3। अब हम कैसे इसको संतुलित करेंगे? सबसे पहले आप लिखिए LHS और इधर लिख देते हैं RHS, मींस तीर के आगे यानी प्रतिफल की ओर लिखना RHS और अभिकारक की तरफ लिखना है LHS। अब देखिए इसमें अभिकारक में कौन कौन परमाणु भाग ले रहा है? तो भैया नाइट्रोजन का ले रहा है और हाइड्रोजन का ले रहा है। तो नाइट्रोजन लिखे, हाइड्रोजन लिखे, तो प्रतिफल भी बनेगा। अभी तुरंत हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है कि जो अभिकारक है वह है प्रतिफल, उसी से प्रतिफल बनेगा। तो इधर भी जो प्रतिफल बनेगा वो नाइट्रोजन से ही बनेगा और हाइड्रोजन से ही बनेगा। तो चलिए दोनों तरफ एरो का चिन्ह देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे नाइट्रोजन इधर कितना है? तो भैया 2 है, चलिए 2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितना है? चलिए 2 है, तो 2 लिख दिए। इधर देखिए नाइट्रोजन कितना है? तो भाई 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? तो 3 है। इधर प्रतिफल की नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1, इसी जगह पे पता चल गया ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, मींस संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले आप परमाणु को संकेत के रूप में लिख देंगे, अभिकारक के भी और उत्पाद के भी और, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कमी किस में है? तो भाई देखिए नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 हो गया, तो प्रतिफल में नाइट्रोजन का विनाश हो चुका है, मींस जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान इक्वल टू प्रतिफल का कुल द्रव्यमान, लेकिन यहाँ पे ये नियम का तो पालन नहीं करता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। जब भी संतुलित करना हो तो हमेशा संकेत के आगे कोई डिजिट को लिखते हैं, नो के पीछे लिखते हैं। जैसे दोस्तों यदि हमने H2 लिखा, यदि H को 4 करना होता तो हम कभी भी इधर पीछे की तरफ ये नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है आपको 4 ही हुआ, इसका भी अर्थ हुआ 4 ही हुआ, जबकि H2 लिखे हैं, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन लिखे, यहाँ भी हाइड्रोजन आपका 4 ही हुआ। बट भैया ये तरीका गलत है और ये तरीका सही है, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो ये भी 2 हो गया। अब चलिए ये बात आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई हो गया? अब 1 था, जब 2 यहाँ पे रखे तो यहाँ भी 2 से गुना हो गया, मीन्स नाइट्रोजन आपका कितना हो गया? 2। अब देखिए नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है, नाइट्रोजन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन यहाँ दोस्तों 2 है, जबकि यहाँ पे 3। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 दूना 6, यानी प्रतिफल की ओर आपको कितने हाइड्रोजन हो गया? यहाँ भी तो 2 से सरगुना हो रहा है ना, ये 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन 6। तो प्रतिफल में हाइड्रोजन 6 हो गया, जबकि अभिकारक में अभी भी आपको कितना है? 2 है, इधर भी 6 करना पड़ेगा। तो 2 में कितना से गुना करेंगे भैया? 3 से गुना कर दीजिए। तो 2 में जैसे ही 3 से गुना करेंगे तो 6। अब आप देख सकते हैं नाइट्रोजन अभिकारक में कितना? 2, यहाँ भी प्रतिफल में भी 2 है। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है? 6। अभिकारक प्रतिफल में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है? 6, मीन्स ये भैया संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो इसी प्रकार से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अब देखिए यही सब कुछ रूल नियम लिखा गया है। जैसे हाइड्रोजन एक, चलिए एक और रिएक्शन इसको संतुलित करके दिखाते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, यदि आप तप्त आयरन के ऊपर जल वाष्प भाप को प्रवाहित करते हैं तो ये आपको आयरन का ऑक्साइड बना देता है, Fe3 और O4, और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिकारक में कितने LHS, आपको जैसा कि बताया LHS लिखो, इधर क्या लिखो RHS लिखो, राइट। सबसे पहले अभिकारक में देखो कौन कौन परमाणु भाग ले रहा है? तो भैया Fe ले रहा है, और कौन है? तो हाइड्रोजन ले रहा है, और कौन है? तो ऑक्सीजन ले रहा है। तो प्रतिफल में भी तो इतना ही होगा। कौन कौन होगा? आयरन होगा, ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन होगा, राइट। अब हम चेक करेंगे कि किसका कितना कम है या ज्यादा है। आयरन इधर 1 है, आयरन इधर 3 है, मीन्स 3 आयरन का परमाणु इधर बढ़ गया, प्रतिफल में आयरन के परमाणु में वृद्धि हो गया, जो कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के खिलाफ है। तो इधर भी हमें 3 आयरन करना होगा, मीन्स Fe इधर भी 3 करना पड़ेगा। यदि हम इस जगह पे लिखते हैं तो ये तो भैया गलत होगा, अभी जस्ट हमने बताया, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, गलत है। यहां आपको लिखना होगा 3 से यहां पे गुना करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितना था, 1 था, 1 में क्या किए, 3 से गुना किए, तो कितना हो गया, सॉरी इधर भी 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है भाई, इधर 2 है, इधर भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्सीजन इधर 4 है, जबकि इधर ऑक्सीजन क्या है, 1 है। मीन्स अभिकारक में 1 ऑक्सीजन है, जबकि प्रतिफल में 4 ऑक्सीजन है, मीन्स बढ़ गया, वृद्धि हो गया। तो ये भी द्रव्यमान संरक्षण नियम का खिलाफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 से। जैसे ही यहाँ पे 4 से गुना किए, भाग गया, चलो 4 से जैसे ही गुना किए, H2O, तो देखिए 4 से गुना किए तो ऑक्सीजन 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन भी देखिए, हाइड्रोजन इससे पहले कितना था, 2 था, जबकि जैसे ही 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने किया कि ये हाइड्रोजन में भी 4 से गुना हो गया, तो हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, 8 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। चलो इधर चेक करेंगे, आयरन कितना है, 3 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, लिख देते हैं। हाइड्रोजन इधर कितना है, 8 हो गया, जबकि इधर हाइड्रोजन कितना है भाई, 4 ही है। यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा, 4 लगाना, तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। मीन्स पहले था 2, 2 में 4 से गुना हो जाएगा, 4 में। अब आप चेक कर लो, आयरन अभिकारक में 3, प्रतिफल में 3, सही है। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक में 8, यहां भी हाइड्रोजन की संख्या प्रतिफल में 8। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में 4, यहाँ देखिए प्रतिफल में भी ऑक्सीजन की संख्या 4। मीन्स ये अब समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। चलिए भाई अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। ये तो पूरा समझ में आ ही गया होगा। दोनों और परमाणुओं की तुलना करें। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं। यदि कोई रासायनिक समीकरण है उससे क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होता है। चलिए अभिकारकों उत्पादों के नाम, यानी कोई रासायनिक समीकरण है तो उससे क्या, अभिकारक और उत्पाद के नाम, जैसे सूत्रों के माध्यम से अभिक्रिया में भाग लेने वाले और बनने वाले पदार्थों की सटीक पहचान होती है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। मोल अनुपात, विभिन्न पदार्थों के बीच मोलों का अनुपात ज्ञात होता है। जैसे अभी जस्ट हमने पढ़ा भैया कि चलिए H2 प्लस O2 इजिकल टू H2O, ये अभी कंकाली समीकरण है, मीन्स असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब मोल क्या होता है, कोई भी परमाणु या अणु के पहले जो संख्या लिखा रहता है वही मोल कहलाता है। तो इसको यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का 2 मोल और ऑक्सीजन का आगे देखिए नहीं कुछ है तो 1 है, ऑक्सीजन के 1 मोल परस्पर सहयोग करके 2 मोल जल का निर्माण किया। ये जल का अणु है, इससे पहले 2 लिखा है तो 2 मोल जल का निर्माण किया, ठीक है ना, यही हुआ मोल। मोल का अनुपात तो कितना अनुपात है, 2:1। 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को जब हम लोग सहयोग कराते हैं तब आपको 2 मोल जल का निर्माण होता है। दूसरा देखिए अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं का सही अनुपात पता चलता है। भाई किसका कितना अणु, तो देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु सहयोग करके जल के 2 अणु का निर्माण करता है। या नाइट्रोजन, अभी जो समीकरण पढ़े हैं हम लोग उसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 1 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के नाइट्रिक ऑक्साइड NO का 2 अणु का निर्माण करता है। अणुओं की संख्या की भी जानकारी मिलता है। द्रव्यमान का ज्ञान, अभिकारकों और उत्पादों के सटीक द्रव्यमान की जानकारी मिलती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। देखिए अभिकारक का कितना द्रव्यमान भाग ले रहा है और कितने प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। रासायनिक समीकरण के लाभ, रासायनिक समीकरण से हमें क्या लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं समीकरण के मुख्य लाभ, मुख्य लाभ क्या क्या है, समय और स्थान की बचत। भाई रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं इससे हमें समय की बचत होती है,
पेज की बचत होती है। वैसे अभिक्रिया को लिखेंगे तो 3-4 लाइन में लिखाएगा, जबकि समीकरण 1 लाइन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे समय की भी बचत होता है, कॉपी की बचत होता है, इंक की बचत होता है। ये सब फायदा है रासायनिक संकेत को लिखने में। अंतरराष्ट्रीय भाषा, रासायनिक सूत्र और प्रतीक पूरी दुनिया में एक समान होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दुनिया में भैया, यदि आप इंडिया में पढ़ रहे हैं, ये हाइड्रोजन का संकेत है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो भैया अमेरिका में भी जाओगे तो हाइड्रोजन का आणविक रूप यही होगा, H2 ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे आप ऐसा लिख दोगे, ये लिखना गलत होगा। पूरे दुनिया में केमिस्ट्री का जो सिंबल आपको यहाँ यूज होता है, वही सिंबल पूरी दुनिया में यूज होता है। जल का सूत्र H2O होता है, तो इस धरती पे जहां भी केमिस्ट्री का पढ़ाई होगा, जल का सूत्र H2O ही लिखा जाएगा, नो कि H2O। ये वाला भैया गलत होगा। ये तो लाभ ही तो है कि हमें नया चीजों का स्टडी करना नहीं होता है। अब देखिए, सटीक गणना, एक्यूरेट कैलकुलेशंस, इसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए कितनी अभिकारक की आवश्यकता होती है। भाई सही तो बात है कि हमें यदि मान लो यहाँ पर 2 मोल जल बनाना था, तो इसके लिए हमने क्या किया भाई, 2 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल ऑक्सीजन का लिए तो 2 मोल जल का निर्माण हुआ। यदि यही जगह पे हमको 4 मोल था, 4 मोल जल अणु चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके मोलों का अनुपात को बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 से, तो आपको 4 मोल हो जाता है। मतलब हम उत्पाद जो बना रहे हैं उसके लिए हमको कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, इसकी भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रासायनिक समीकरण की सीमा है। भैया मूल समीकरण से हमें क्या पता नहीं चलता है, मूल समीकरण से हमें क्या पता नहीं चलता, ठीक है। देखिए भौतिक अवस्था, व्हाट इज कैन नॉट टेल्स अस, मीन्स भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट। भैया जैसे ही हम H2 प्लस O2 लिख रहे हैं, इससे ये हमें जानकारी नहीं मिलता है कि ये किस अवस्था में है। ये भाग लेने वाला चीज कौन सी है, द्रव है कि ठोस है कि गैस है, क्या है, नहीं कुछ पता नहीं चलता है। ये भी कुछ पता नहीं चलता है कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है। फिजिकल स्टेट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। आई होप कि आप अच्छा से समझ गए। सांद्रता यानी प्रयोग में लाया गया आम क्षार गाढ़ा है या पतला है। भाई अभी हमें ये नहीं पता। अब मान लीजिए कि हम अल्कोहल का रिएक्शन या मान लो एसिड का रिएक्शन बेस के साथ करा रहे हैं, चलो भैया एक करा के भी देखते हैं। मीन्स हम यहाँ पे क्या ले लिए, HCl ले लिए, HCl और NaOH, ये बना देगा NaCl प्लस H2O। अब इस समीकरण से हमें यह जानकारी नहीं मिलता है कि इसमें HCl वीक है या स्ट्रॉन्ग है, मीन्स तनु है या सांद्र है, या NaOH सांद्र है या तनु है। ये रासायनिक समीकरण लिखने से पता नहीं चलता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। समय और गति, भैया ये अभिक्रिया कितना देर में होगा, कब समाप्त होगा, ये भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता है। ताप और शर्तें, हाँ रासायनिक अभिक्रिया किसके उपस्थिति में हो रहा है, ताप की उपस्थिति में हो रहा है या दाब की उपस्थिति में हो रहा है। जैसे कि भैया एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये आपको CaO प्लस CO2 बना के देता है। लेकिन ये पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण से यहाँ पर क्या किया गया है, मीन्स अभिकारक को गर्म किया गया या इसको उष्मा दिया गया, ये या उष्मा इससे लिया गया, ये जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिल रहा है। ठीक है। अभिक्रिया शुरू होने के लिए कितना तापमान, दबाव या उत्प्रेरक चाहिए, कोई कैटलिस्ट चाहिए, ये भी जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से नहीं मिलता। चलिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, भागे। अब रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना है, मेकिंग द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव, सीमाओं को दूर करने के लिए उपाय। अब जो रासायनिक समीकरण में जो त्रुटि था, जैसे हमें सांद्रता के बारे में नहीं जानकारी मिलता था, अभिक्रिया किस दशा में हो रहा है, ताप, दाब, उत्प्रेरक, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रहा था। तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण को और बेहतरीन करने का
उपाय पढ़ेंगे कि हम कैसे इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जैसे देखिए भौतिक अवस्था दर्शाना, यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में भौतिक अवस्था के बारे में दर्शाना है, मीन्स अभिकारक ठोस है या द्रव है या गैस है, या प्रतिफल ठोस है द्रव है या गैस है, इसके बारे में दर्शाना होगा, तो किसके लिए हमने क्या सिंबल यूज करें। यहाँ पे देखिए ये आपको ठोस के बारे में बता रहा है, ये द्रव के बारे में बता रहा है, ये गैस के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस। समानता दोस्तों हम लोग सॉलिड के लिए एस का प्रयोग करते हैं, और जो सूत्र होता है उस सूत्र के जस्ट बगल में जैसे आपको जल लिखते हैं H2O, भैया अब ये क्या है, द्रव है, तो द्रव के जस्ट बगल में हमने क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, ये लिक्विड हो जाएगा। जैसे जिंक है अब सॉलिड होता है, जस्ट इसके बगल में छोटा सा एस लिख देंगे, समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या है, सॉलिड है। मीन्स जैसे ZnH2SO4, H2SO4, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया से ZnSO4 बनता है, ZnSO4 बनता है प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर Zn जो है वो सॉलिड है, तो नीचे भी लिख सकते हैं या आप संकेत के जस्ट बगल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, डेल्यूट है, डेल्यूट मीन्स तनु, तनु को DIL लिखा जाता है, इसका मतलब होता है तनु। ये आपको फिर से क्या हो गया, डेल्यूट यानी एक्वस फॉर्म हो गया, और यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म हो गया G, या फिर आप साइन दे सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है ना। उष्मा में परिवर्तन दर्शाना, देखिए यदि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया उष्मा शोषी है, मीन्स रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा दिया जा रहा है, तो उसको हम कैसे बताएंगे। जैसे एक रिएक्शन और लेते हैं भाई, CaCO3 को जब आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या अभिकारक की ओर ही भी हीट लिख सकते हैं, HEAT, हीट, या इसको उष्मा भी बोला जाता है, उष्मा। इसका संकेत इस तरह से डेल्टा भी होता है, ठीक, या इसके तीर के ऊपर भी लिख सकते हैं। ये उष्मा शोषी अभिक्रिया, जब हम उस उष्मा देते हैं तब यह CaO प्लस CO2 में अपघटित हो जाता है। ठीक है, उष्मा में परिवर्तन, यानी उष्मा में परिवर्तन हम इस प्रकार से जानकारी दे सकते हैं। यदि अभिक्रिया उष्मा शोषी होगा, अभिकारक और हमको हीट या उष्मा लिखना होगा। यदि अभिक्रिया उष्मा क्षेपी होगा, जैसे यदि आप कली चूना लीजिए और जल के बीच अभिक्रिया कराइए, तो ये अभिक्रिया CaOH का होल 2, ये आपको प्रोडक्ट बनाता है। इसके साथ साथ उष्मा भी निकलता है, तो इधर आप उष्मा लिख दीजिए या हीट। ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की जानकारी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, गैस का उत्सर्जन। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या निकल रहा है, गैस, तो गैस की जानकारी के लिए एक अपचीर यानी प्रतिफल के जस्ट बगल, यदि मान लीजिए ए प्रतिफल है तो ए के जस्ट बगल में आप इस तरह से तीर का चिन्ह ऊपर की ओर देंगे। इसका अर्थ हुआ कि ये जो उत्पाद बन रहा है ये गैस है, मीन्स हाइड्रोजन सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम मेटल, जस्ट अभी हम लोग इसका रिएक्शन किए हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर एसिड है, ये आपका मेटल्स है, रिएक्शन करके MgCl2 का निर्माण करेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो देखिए ये क्या है, गैस है, तो गैस का अप का साइन दे देंगे। जैसे अभी जस्ट आपने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाइल्यूट H2SO4, ठीक है ना, में दानेदार जिंक को डालेंगे तो ये आपको क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस H2 अब गैस है तो गैस की जानकारी देंगे अब तीर करके। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। गैस के जानकारी के लिए प्रतिफल के जस्ट बगल में आपको एक अप तीर चिन्ह दिया जाता है। अब चलिए आगे की तरफ, उपयोगिता समीकरण। ठीक है, अध्याय का सारांश, चलिए एक पेज और बाकी है। समीकरण अभिक्रिया का प्रतीकों और सूत्रों द्वारा संक्षिप्त प्रदर्शन। अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे उसका एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है। उपयोगिता यूटिलिटी, अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। ठीक है, प्लस माइनस यानी उष्मा
इसके बारे में हम लोग यहाँ से दर्शा सकते हैं। गैस के लिए आप, एक होता अवक्षेप, यदि कोई दो सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, विलयन को मिला रहे हैं, यदि कोई ठोस चीज पृथक हो जाता है विलयन से, तो उसके लिए हम लोग इस तरह से अप तीर चिन्ह, सॉरी डाउन तीर चिन्ह को देते हैं। ये कोई ठोस पदार्थ यानी प्रतिफल ठोस है, इसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, लगाकर समीकरण को पूर्ण और ज्ञानवर्धक बनाना। संतुलित बैलेंसिंग द्रव्यमान संरक्षण के नियम, इस पर भी हम लोग चर्चा किए थे। पालन करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि, दोनों और परमाणु समान। मतलब अभी जो हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो तरीका पढ़े थे वो हीट एंड ट्रायल मेथड था, मीन्स अनुमान विधि भी इसको बोलते हैं। अभिकारक को हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, जिसको हम लोग LHS बोलते हैं। प्रतिफल को हम लोग हमेशा दाईं ओर लिखते हैं। एक से अधिक भैया प्रतिफल है, उसके बीच प्लस का चिन्ह देते हैं और इसे RHS द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ आपको टॉप 5 क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम है जो कि आप लोगों को बनाना है, इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना। पहले है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो जस्ट इस सारे प्रश्न को हम लोग क्लियर किए थे। संतुलित और असंतुलित यानी कंकाली रासायनिक समीकरण में क्या मुख्य अंतर है, भैया दोनों के बारे में समझाए थे। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणु संख्या समान होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणु संख्या समान नहीं होता है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, भैया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर, ये भी आपको समझाए। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा। और समीकरण संतुलित करने की हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड के प्रमुख चरण क्या क्या है, भाई इसके बारे में भी हम मेंशन किए, समझाए। किसी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक उपयोग किया बनाने के लिए किन किन प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अभी तुरंत आपने पढ़ा जो है, अधिक उष्माक्षेपी होगा तो उसके लिए हमें HEAT हीट लिखना होगा, या डेल्टा का साइन, या उष्मा भी लिख सकते हैं भैया, उष्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यदि उष्मा शोषी है तो अभिकारक की तरफ ये सारे चीज लिखेंगे, उष्माक्षेपी है तो इतना ही चीज को प्रतिफल की तरफ लिखेंगे। कोई ठोस पदार्थ होगा तो उसके लिए S, यदि अभिक्रिया में गैस बन रहा है तो उसके लिए अप तीर चिन्ह, यदि अवक्षेप बन रहा है तो उसके लिए डाउन तीर चिन्ह, यदि जलीय विलयन है उसके लिए AQ एक्वस सॉल्यूशन। राइट, तो लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। इस सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।